नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मोरबी हादसे के वक्त नदी में कूदकर लोगों की जान बचाने वाले पूर्व विधायक को बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। मालदीव में आग से झुलसकर 9 भारतीयों की मौत। दूतावास ने जताया दुख, कहा माले अथॉरिटी के संपर्क में। सपा ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का किया ऐलान। सपा ने डिंपल यादव का नाम का किया ऐलान। महबूबा मुफ्ती को घर खाली कराने का नोटिस। पूर्व सीएम बोली, बहन के घर जा रही हूं, नहीं बचा कोई विकल्प। और जेल से रिहा होने के बाद संजय राउत बोले, मैं दिल्ली जाकर पीएम मोदी और गृह मंत्री से मिलूंगा। और फडणवीस को लेकर भी कही बड़ी बात। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। गुजरात में चुनावी बिगुल बज चुका है। गुजरात में 2 चरणों में वोटिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 160 सीटों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घटलोड़िया से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हार्दिक पटेल विरामगाम से बीजेपी की उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा जामनगर उत्तर से टिकट मिला है। वहीं बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में मोरबी के मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया गया है। वहीं उनकी जगह बीजेपी ने मोरबी के पूर्व विधायक कांतिलाल अमृतिया को भी टिकट देकर चुनाव में उतारा है। बीजेपी ने उन्हें मोरबी से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। कांतिलाल अमृतिया के बारे में बताया जा रहा है कि जिस समय मोरबी पुल हादसा हुआ था, उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए खुद नदी में छलांग लगा दी थी। वहीं गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल, पूर्व मंत्री सौरभ पटेल, प्रदीप जडेजा ने इस बार चुनाव लड़ने से भी मना किया है। वहीं गुजरात में तकरीबन 8 पूर्व मंत्री चुनाव नहीं लड़ेंगे और गुजरात के पूर्व कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने से मना कर दिया है। मालदीव की राजधानी माले में 10 नवंबर को विदेशी कामगारों के घर में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि आग में नष्ट हुए एक इमारत के ऊपरी मंजिल से 10 शव बरामद किए गए हैं। आग को काबू पाने में 4 घंटे का समय लगा और मृतकों में 9 भारतीय और 1 बांग्लादेशी नागरिक जो है वो शामिल था। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान शुक्रवार को कर दिया है। सपा इसकी जानकारी कार्यालय द्वारा जारी चिट्ठी को अपने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया। वहीं पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से अपना कैंडिडेट बनाया है। सपा ने डिंपल यादव के नाम का ऐलान करते हुए ट्वीट कर लिखा, समाजवादी पार्टी प्रमुख द्वारा लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी उपचुनाव 2022 हेतु डिंपल यादव पूर्व सांसद को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस संबंध में पार्टी कार्यालय द्वारा जारी चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। उस पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का हस्ताक्षर है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को अब जल्द ही श्रीनगर के गुप्तकर रोड पर 8 कमरों वाले कमरे फेयर व्यू गेस्ट हाउस को छोड़ना होगा। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और प्रशासन के बीच अभी तक नए घर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। बागों से घिरा फेयर व्यू गेस्ट हाउस महबूबा के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद को 2005 में आवंटित किया गया था, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन सरकार में सीएम के रूप में 3 साल पूरे किए थे। महबूबा मुफ्ती ने अप्रैल 2016 और जून 2018 के बीच मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वहां रहना जारी रखा।
बाद में प्रेस ब्रीफिंग और पार्टी के बैठकों के लिए एक सम्मेलन कक्ष को विशाल लॉन में जोड़ा गया। महबूबा को जून 2018 में सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भी आवास पर बने रहने की अनुमति दी गई थी। हालांकि अब महबूबा के पास कोई संवैधानिक पद नहीं होने के कारण प्रशासन चाहता है कि वह घर खाली कर दे और 15 अक्टूबर को उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के संपदा विभाग ने घर खाली कराने के लिए एक नोटिस भी दिया है और 10 दिन बाद भेजे गए एक दूसरे नोटिस में कहा गया है कि वह एक अनाधिकृत कब्जा है और अब वे पूर्व मुख्यमंत्री की क्षमता में सरकारी आवास को बनाए रखने की हकदार नहीं है। उन्हें घर छोड़ने के लिए 15 नवंबर तक का समय दिया गया है और इस पूरे घटनाक्रम पर महबूबा ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि उन्हें गुप्तकर रोड आवास सुरक्षा के आधार पर प्रदान किया गया था, ना कि मुख्यमंत्री के नामित निवास के रूप में प्रदान किया गया था। 3 महीने बाद बुधवार को जमानत मिलने और जेल से बाहर आने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया। साथ ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मिलेंगे और संजय राउत ने कहा कि ठीक है कि कल के ऑर्डर से न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। संजय राउत ने कहा, मैं देवेंद्र फडणवीस से भी मिलूंगा और इस राज्य का नेतृत्व फडणवीस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता बल्कि राज्य का होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली जाकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने की बात कही है। संजय राउत ने कहा कि मैं दिल्ली जाकर पीएम मोदी और गृह मंत्री से भी मिलूंगा और अपने साथ हुए घटनाक्रम और यहाँ की स्थिति के बारे में भी बताऊंगा। संजय राउत ने कहा कि जिन लोगों ने ये साजिश रची थी, अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं इसमें उनका सहभागी हूँ। मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। मैं पूरी व्यवस्था को या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी को दोष नहीं दूंगा। महाराष्ट्र की नई सरकार बनी है और उन्होंने कहा है कि सरकार ने कुछ निर्णय अच्छे लिए हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। मैं आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलूंगा और कुछ दिनों में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करूंगा। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मिलूंगा। आपको बता दें कि पीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना के सांसद संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है और शाम तक वे जेल से रिहा हो गए थे। जमानत मिलने के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने कहा कि टाइगर वापस आ गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगेगा आपको। ये ना सर। सर। ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों का। दिल्ली में आगामी एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने एमसीडी चुनाव को लेकर वचन पत्र जारी किया है। इस वचन पत्र में बीजेपी ने झुग्गी झोपड़ी वाले को मकान देने का वादा किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आदेश गुप्ता ने कहा कि जैसे मकान प्रधानमंत्री मोदी ने झुग्गी के निवासियों को दिया है, उसी तरह का मकान भी दिया जाएगा। और आदेश गुप्ता ने इस दौरान कहा कि भाजपा का संकल्प शपथ पत्र के साथ वचन पत्र भी जारी किया है और उन्होंने कहा कि दिल्ली में जेजे कॉलोनी है जहां लोग जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हर
घर जल योजना को दिल्ली सरकार लागू नहीं कर रही है ताकि टैंकर माफियों से सांठगांठ बनी रहे। उन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान का वादा भाजपा पूरा कर रही है और दिल्ली के झुग्गी वासियों को ऐसे ही खूबसूरत मकान दिया जाएगा। आदेश गुप्ता ने कहा कि हर झुग्गी में जाएंगे और एक फॉर्म जो है वो भरवाया जाएगा। वहीं इस दौरान मनोज तिवारी ने दिल्ली के केजरीवाल पर भी निशाना साधा और मनोज तिवारी ने कहा कि एक पत्र लेकर बैठे हैं जो भाजपा का संकल्प था। आम आदमी पार्टी ने 2015 में 10 गारंटी दी थी। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल करते हुए पूछा कि आज 11,000 बसें कहां हैं? दिल्ली को प्रदूषण को कम करना था, आज वही हालत है। दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। तिवारी ने आगे कहा कि दिल्ली को कूड़ा फ्री करने का वादा किया गया था। दिल्ली में कूड़ा के पहाड़ को खत्म करने के लिए एमसीडी को कोई सहयोग नहीं किया गया, लेकिन भाजपा ने जहां झुग्गी वहां मकान का वादा जो है वो पूरा किया है। बिहार के नवाड़ा में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। नगर थाना क्षेत्र का एक परिवार कर्ज के बोझ में इतना दब गया था कि सभी 6 सदस्यों ने जहर खा लिया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 साल की बच्ची का इलाज चल रहा है। घटना बुधवार रात की है। पुलिस को मिले मोबाइल में कर्ज देने वाले व्यक्ति का नाम जिक्र किया गया है। सुसाइड को लेकर एक कागज में नोट लिखा गया था जिसे मोबाइल में सेव करके रखा गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और बताया गया है कि घर के मुखिया केदार लाल गुप्ता ने ब्याज पर पैसे लिए थे और कर्ज देने वाले जो केदार लाल गुप्ता को पैसे के लिए परेशान करने लगा था और लगातार पैसे की मांग करने लगा था, जिससे परिवार परेशान हो गया था। अंत में पैसा नहीं होने के चलते पूरे परिवार ने आत्महत्या करने का मन बना लिया था। वहीं बुधवार की रात परिवार के सभी 6 सदस्यों ने जहर खा लिया और जहर खाने के बाद घटनास्थल पर ही 2 की मौत हो गई। वहीं इलाज के क्रम में 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। मरने वाले लोगों में 50 वर्षीय केदार लाल गुप्ता, 38 वर्षीय उनकी पत्नी अनीता देवी और 20 वर्षीय उनकी पुत्री शबनम कुमारी, 16 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार और 17 वर्षीय गुड़िया कुमारी इसमें शामिल है। वहीं 15 वर्षीय पुत्री साक्षी कुमारी का अभी इलाज चल रहा है। इधर मौत से पहले प्रिंस ने बयान दिया कि कर्ज देने वाले व्यक्ति की ओर से काफी परेशान किया जा रहा था। इन लोगों ने थोड़ा समय मांगा था, लेकिन कर्ज देने वाले जो है वो समय देने के लिए तैयार नहीं था, लगातार परेशान कर रहा था। घटना के बाद नवादा एसपी गौरव मांगला सदर अस्पताल पहुंचे। यहां भर्ती जो साक्षी कुमारी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया या जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो पूरा परिवार जो है वो कर्ज से परेशान था, इसी को लेकर सबने जहर खा लिया और सुसाइड नोट के बारे में कहा कि अभी फिलहाल जांच की जा रही है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर से आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आतंकवादी ड्रोन और छोटे एयरप्लेन से मुंबई में आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए मुंबई में फिलहाल ड्रोन के उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। आतंकी हमले में वीवीआईपी को भी निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। सभी पुलिस यूनिट को अलर्ट कर दिया गया है और साथ ही वीवीआईपी की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। YouTube के वीडियो किस कदर किसी को प्रभावित कर सकते हैं, ये भोपाल में देखने को मिला। ब्लैक मैजिक और भूत प्रेरित के वीडियो देखने की शौक ने एक युवक को शैतान बना दिया। उसने अपनी माँ में ही भूत देख लिया और उसे क्रिकेट के बैट से और रॉड से पीट कर मार डाला। घटना छिपाने के लिए उसने मां के छत से गिरने की झूठी कहानी भी बनाई। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के अनुसार कोहे फिजा थाना क्षेत्र के खानू गांव में
आसिफा सिद्दीकी अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। बड़े बेटे जो है वो अताउल्लाह की शादी हो चुकी है, छोटे बेटे अब्दुल की शादी नहीं हुई है। उसने सोफिया कॉलेज में बीकॉम किया है और मंगलवार को अताउल्लाह अपनी पत्नी के साथ अशोका गार्डन ससुराल गया हुआ था। घर पर उसकी मां आसिफा और छोटा भाई अब्दुल ही था। रात को अताउल्लाह घर लौटा तो मां को खून से लथपथ देखा। छोटे भाई ने उनके छत से गिरने की कहानी बताई। वह उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने आसिफा को मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। संदेह के आधार पर पुलिस ने छोटे बेटे अब्दुल से पूछताछ की। उसने मां पर क्रिकेट के बल्ले और पर्दे की रॉड से हमला करने की बात जो है वो कबूल की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर अपनी सरकार के खिलाफ जनहित याचिका गिरोह बनाने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने खनन पट्टा मामले में सोरेन की अपील पर सुनवाई की अनुमति दे दी है, जिसके बाद सोरेन ने जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने पर तुली हुई है। सोरेन ने कहा कि उनके और उनके सरकार के खिलाफ ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाईकोर्ट में माइनिंग लीज को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट इसी के खिलाफ गए थे। उन्होंने आदेश के तुरंत बाद ट्वीट किया कि सत्यमेव जयते। उन पर राज्य के खनन मंत्री रहते हुए खुद को माइनिंग लीज देने का आरोप लगाया और सीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 20 साल तक राज्य में शासन किया और इसे लूटा। उसने ग्रामीण जनता, गरीबों, किसानों, युवाओं और बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं किया। बीजेपी हमारी लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाओं के लिए मेरी सरकार को मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया से डरे हुए हैं। हम जानते हैं कि आपके पास उकसाने के मामले में मास्टर डिग्री है। आप लोगों के बीच दरार और तनाव पैदा करने और नफरत फैलाने के लिए बहुत सारी तरकीबें जो हैं वो अपनाते हैं। वक्त तो चला एक छोटी से ब्रेक का। आप बने रहिए राज प्रथम के साथ। कौन सी दुकान से? अपनी दुकान, अपने अमेज़न से। हुडी से रुमाल तक, टीवी इन द हॉल तक, जीते हैं हम शान से। सब कुछ अमेज़न से। क्या क्या मिल सकता है विद इन 500। हर बजट में ढेर सारी चॉइसेस देख लो, और पहले ऑर्डर पे तो डिलीवरी भी फ्री। फिर तो और दिखाओ। अमेज़न के भरोसे के साथ हर बजट में जो चाहो वो पाओ। फिर अमेज़न खुलते ही दिल कहेगा और दिखाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश में दलित, मुस्लिमों और ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया गया है। एससी आरक्षण के तहत उन्हें नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही। केंद्र सरकार ने शीर्ष कोर्ट में कहा कि नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण वर्तमान में सिर्फ हिंदू, सिख या बौद्ध समुदाय के लोगों को ही मिलता है। यह आरक्षण संविधान आदेश 1950 के तहत प्रदान किया जाता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अतीत में जो समूह दलित कहलाते थे, लेकिन वे बाद में इस्लाम या ईसाई धर्म में शामिल हो गए, क्योंकि इन दोनों धर्मों में अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराई नहीं है, इसको भी एससी का दर्जा नहीं है। संविधान आदेश जो है वो 1950 को कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं इन पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र ने अपना पक्ष रखा। इन याचिकाओं में मांग की गई कि दलित, मुस्लिमों और ईसाइयों को भी आरक्षण प्रदान किया जाए, जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया है।
केंद्र ने कहा कि अनुसूचित जाति का दर्जा एक सामाजिक कलंक और पिछड़ेपन पर केंद्रित है। ये सुविधा 1950 के उक्त आदेश के तहत मान्यता प्राप्त समुदायों के लिए ही सीमित है। अरुणाचल प्रदेश में सुबह करीब 10:30 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.7 मापी गई। इससे पहले अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में भी गुरुवार तड़के भूकंप की जो झटके हैं वो महसूस किए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप में पोर्ट ब्लेयर से 1953 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 10 नवंबर की सुबह करीब 2:29 पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था और भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। हालांकि इस भूकंप में किसी तरह का कोई नुकसान की खबर नहीं आई थी। नीतीश सरकार में कानून मंत्री रहे कार्तिक कुमार को पटना हाई कोर्ट से राहत मिली है। विधान पार्षद कार्तिक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी मिल गई है। पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुनील कुमार पवर ने सुनवाई की थी। बुधवार को हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिसको बुधवार को सुनाया गया। वहीं मामला 2014 का है, जब 14 नवंबर 2014 को बिहटा थाना में राजीव रंजन उर्फ राजू सिंह के अपहरण का केस दर्ज हुआ था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि अपहर्ता 18 की संख्या में 5 स्कॉर्पियो पर सवार होकर आए थे और उन्होंने राजू सिंह का अपहरण कर लिया था, और जिसमें कार्तिक कुमार का भी नाम शामिल था। कार्तिक कुमार को 16 अगस्त 2022 को कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन वह 16 अगस्त को मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। वहीं महागठबंधन सरकार में कानून मंत्री भी बन गए थे इस दौरान, और इसके बाद खूब बवाल भी हुआ था। कार्तिक कुमार फरार भी हो गए थे, पद से इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया था। दिल्ली में वायु प्रदूषण ने पिछले कुछ दिनों से लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब से बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हो रहा है। इसी बीच सरकार से लेकर दिल्ली पुलिस तक अपने अपने स्तर पर प्रदूषण के प्रकोप को कम करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों से एक अपील की है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया कि प्रदूषण कम करने में आप भी अपना योगदान दें। ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर गाड़ी का इंजन बंद रखें, ईंधन बचाए और प्रदूषण भगाए। इस ट्वीट के साथ दिल्ली पुलिस ने फिल्म हेरा फेरी के एक दृश्य की भी तस्वीर शेयर की, जिसमें लिखा, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद कर देंगे। इसके जवाब में कहा जा रहा है, मस्त प्लान है। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गुरुवार की सुबह दिल्ली की ITO में AQI खराब श्रेणी में 266 दर्ज हुआ था, और इसी तरह परपटगंज में AQI 279, अशोक विहार में 200 के आसपास, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खराब श्रेणी में 269 रिकॉर्ड हुआ था, और जबकि आनंद विहार में बहुत खराब श्रेणी में 330 जो है वो AQI लेवल दर्ज किया गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कर बुधवार को वापस जयपुर लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में बहुमत और गुजरात में अच्छे प्रदर्शन करने का उन्होंने दावा किया है, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में वो पूरा दमखम है कि वह अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे सकेंगे। वहीं हालांकि चेहरे का फैसला जो है वो तमाम विपक्षी पार्टियां मिलकर करेंगी, और सीएम गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों में प्रचार करे या नहीं करे, लेकिन वह जिन मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं वो आम जनता से जुड़े हैं और उनका संदेश घर घर तक पहुंच रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि देश में हालात जो है वो खराब है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों में सरकार विरोधी लहर है, इसलिए प्रधानमंत्री को बार बार हिमाचल प्रदेश आना पड़ रहा है। सीएम गहलोत ने दावा करते हुए कहा कि हिमाचल जो है वो नवंबर को मतदान होने वाला है। मुझे विश्वास है कि घोषणा जो हुई है वहाँ हमारी 5 यात्राएं निकली है, जो कि
175 विधानसभा क्षेत्रों में बनेगी। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश की जो होकर गुजरी है, मुझे उम्मीद है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सभी 68 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होगा और प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। और उन्होंने कहा है कि गुजरात में अभी चुनाव होगा और गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रही है, मीडिया को उसने कैप्चर कर रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रखा। एक सवाल में जवाब में कहा कि राहुल गांधी कई राज्यों में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनकी यात्रा का एक रूट बना हुआ है, बिना किसी कारण इसे मुद्दा बनाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन वो मुद्दा नहीं बनेगा। राहुल गांधी का जो उद्देश्य है वो कामयाब हो रहा है और उसके अनुसार महंगाई और बेरोजगारी समाप्त हो और देश में भाईचारा हो, यही राहुल गांधी की यात्रा का मकसद है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले memory foam mattress को। Meet India's first and only smart grade mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास, the Sleep Company mattress is Log on to the sleepcompany.in.